राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपनी सेकंड क्लास रहेगी हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की, जो मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है जिसमें राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल जितने भी थे वो मैंने पहली क्लास में करवा दिए। तो साथियों, आज अपने करेंगे सभ्यताएं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सभ्यताओं से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता की। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ के साथ में मेरे को बता देना जैसे कि एक दो जैसे अच्छी ऑथेंटिक बुक्स और है, जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी टेलीग्राम पे डाले हैं ना पेज, उस हिसाब से भाई कट करके उनका, जैसे भी कालीबंगा सभ्यता हो गया तो कालीबंगा सभ्यता से उतना अभी आपको कट करके आपको वहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगी। आप कालीबंगा सभ्यता है ना, उसके पीछे जैसे भी फोटोकॉपी निकलवाते हो, कैसे भी निकलवाते हो, तो वो उस पेज को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो और एक्स्ट्रा पढ़ो कि हमें तो लगता है अभी बहुत गहराई से हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं साथियों कालीबंगा सभ्यता। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पता है कालीबंगा सभ्यता को, बच्चे बच्चे को पता है। दूसरी बात क्या है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। और एक चीज और, एक जैसे ना शॉर्ट में मैं खुद लिख करके डाल दूंगी कौन कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है, कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है, वो शॉर्ट में एक नजर में डाल दूंगी, ठीक है ना। वो आप रिवीजन कर सकते हो, यहाँ फुल डिटेल से आप पढ़ लो। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये, नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण नहीं। आपको ध्यान रखना है कालीबंगा क्या है, नगरीय सभ्यता है। अब देखो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार देखें तो कालीबंगा सभ्यता का जो समय है साथियों, वो 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व माना गया। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या, कौन सा, 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व माना गया। तीसरी चीज साथियों कि कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट, कौन सी, सरस्वती नदी के, और वर्तमान में कौन सी है, घग्गर नदी के, पता है ये सभी को। तो प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और जिला मुख्यालय के कहा, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2020 में, सीटी 2024 में पूछा गया है, रीट L2 2013 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो आपको ध्यान है कि हनुमानगढ़ जिले में भाई कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार देखें तो समय आपको ध्यान रखना है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करते साथियों नामकरण की। देखो यहाँ खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। जो पहली बार फर्स्ट बार कर रहे हो उनको तो भाई सारी चीज बतानी पड़ेंगे। और पंजाबी में इसका बंगा का अर्थ ही चूड़ी, बंगा को बोलते हैं ना, बंगा चढ़ा देवे ना, ऐसे सॉन्ग गाते हैं ना पंजाबियों में, तो उनको चूड़ियों को कहते हैं बंगा। कालीबंगा से देखो कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राक हड़प्पा कालीन, कौन कौन से, प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन क्या, कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। देखो कालीबंगा सभ्यता की बात करें साथियों तो यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। और ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बताया। यह सभ्यता कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व, और कालीबंगा सभ्यता अब जो कि 10th की बुक में लिखा हुआ है, यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। और यह सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती ध्वस्ती नदी घाटी में फैली हुई है, प्राचीन जो। और वर्ष 1952 में देखो कालीबंगा से आपको ध्यान रखना है, काला काला माल काला माल, यानी कि जो जिसको बोलते हैं नागमणि ब्लैक, यानी कि अमल ध्यान रखो, काला 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 माल। तो घोष आपको इससे ध्यान रखना है कि पहली बार 1952 में आपको ध्यान रखनी है अमलानंद घोष, अमल काला अमलानंद घोष, ध्यान रख लोगे 52 में, 1952 या 1952 से याद रखना, जिससे राज्यपाल को 52 याद करते हो ना। इसी पहचान सिंधु सभ्यता के स्थल के रूप में हुई, तो इसकी पहचान अमलानंद घोष ने कब, 1952 में, ध्यान रख लोगे। फिर देखो 1952 अमलानंद घोष ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता ये नाम ध्यान रखना है। वर्ष 1961 से 1969, दो डेट आपको ध्यान रखनी है। अभी भी मैं इसको ये बताती हूँ, दो डेट तो ये आपको ना, एक तो ध्यान रखनी है 1961-62, ये तो आरबीएससी की 10th की बुक्स में लिखी हुई है, उत्खनन की बात करें। और आरपीएससी की बुक्स में आपके ये लिखा हुआ, जो कि सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है, ये डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अगर ये आती है तो आपको ध्यान रखना है, आरबीएससी की 10th की बुक में अगर ये डेट डाली जाती है तो सही है, और ये भी सही है, दोनों आपको ध्यान रखनी है, ये अलग अलग बुक में दी हुई है। तो देखो अपने कालीबंगा सभ्यता की साथियों बात करते हैं,
उत्खनन की। देखो खोज तो मैंने बताई अमलानंद खोज, खोज घोष ऐसे ध्यान रखना, खोज घोष 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। उत्खनन की बात करें साथियों तो 1961-62 ध्यान रखना है, बीबी लाल बीके थापर से याद करना है। कालीबंगा, कालीबंगा से काला माल खाया, काला माल खा लिया तो घर पे बीबी लाल होगी, गुस्सा आ गया, 2 थप्पड़ मारे, थप्पड़ बी के थप्पड़े से लो, तब उत्खनन किया, ऐसे याद रखना 1961-62 में, ठीक है। और यही चीज आपको ये ध्यान रखनी है, आरबीएससी की बुक्स में 1961-69 आप ध्यान रख सकते हो। बीबी लाल बी के थापर, इनके साथ में और भी नाम ध्यान रखने हैं आपको साथियों, बीबी लाल बी के थापर के साथ में श्री एमडी खरे। देखो उसकी पत्नी बहुत खरी थी ना, तभी गुस्सा आया, काला माल खा के आया, तभी लाल हो गई गुस्से में। और के एम श्रीवास्तव, वास्तव में ही खरी थी, सच में वास्तव में खरी थी, तो याद रह जाएंगे नाम सारे के सारे, श्री के एम खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। और एसपी जैन जैसा रो बजाड़ती थी ना भाई, रो बजाड़ा एसपी जैन से, तभी तो लाल हुई, तो ये नाम तो आप भूलोगे नहीं। उत्खनन करने वाले कौन है, बीबी लाल, लाल हो गई, थप्पड़ मारा बी के थप्पड़, और खरी थी, बहुत ही खरी थी ना, गुस्सा आता था, श्री एमडी खरे, और वास्तव में ही खरी थी के एम श्रीवास्तव, और जैन एसपी जैन जैसा गुस्सा था। तो ये सारे के सारे आपको नाम ध्यान रखना है, उत्खनन करता कौन कौन है ये याद रह जाएंगे, जो कि सेकंड ग्रेड में 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो एक बार आप देख लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कालीबंगा से, और देखो ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्याख्याता 2022 में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कालीबंगा की बात करें, उत्खनन के स्तर कितने प्राप्त हुए, 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखो प्रथम और द्वितीय, जो पहला और दूसरा है स्तर, वो पूर्व हड़पकालीन है, पहला और दूसरा पूर्व हड़पकालीन है, जो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या पुराने हैं। यहां से जुता हुआ खेत, हल रेखाएं, दोहरी फसल, और खेत में ग्रिड पैटर्न की जो गर्तधारियां उसके निशान मिले हैं, ध्यान रखना है, जुता हुआ खेत मिला है, हल रेखाएं मिली है, दोहरी फसल मिली है, ठीक है। भूकंप, ऊंट की अस्थियां के भी क्या मिले हैं साथियों, साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में बात करें, देखो प्रथम और द्वितीय स्तर है पूर्व हड़पकालीन है, जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। तीसरा, चौथा और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा कालीन के समकालीन है। प्रथम और द्वितीय जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने, तीसरा, चौथा, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा कालीन के क्या है, समकालीन है। फिर बात करते हैं साथियों कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में ही मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी के नाली के अवशेष कालीबंगा से, तो देखो लकड़ी के नाली के अवशेष भी मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। अब ये करंट से क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं, ये भी बताएंगे। प्रमुख साक्ष्य अवशेष और देख लो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मैंने बता दिया, यानी कि एक ही खेत में 2 फसल के उगाने के संकेत, दोहरे जुते हुए खेत जो कि एक खेत से यानी कि 2 फसल उगाने के। कालीबंगा में खेत के 2 पाड़े मिले, यानी कम दूरी वाला तो चने का और अधिक दूरी वाला सरसों का। कालीबंगा के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे, किसका करते थे, गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। यहाँ से चना, बाजरा व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं, व्याख्याता 2021 में प्रश्न पूछा गया। फिर बात करते हैं साथियों मृदबाण, जो मिट्टी के बर्तन है मृदबाण, वो देखो यहाँ से लाल रंग यानी कि रेड कलर के बर्तन, मिट्टी के जो मृदबाण है कौन से, लाल रंग के, जिन पर काली और ऐसे ना, जैसे मान लो ये मृदबाण है, ठीक है ना, ये तो रेड कलर के है, ये तो रेड कलर की है, और यहाँ पर जो रेखाएं खींची गई है वो सफेद और काली है, काली और सफेद रेखाएं खींची गई है। ये बर्तन पतले व हल्के। अब विशेषतों में ये भी ध्यान रखना, वहां पूछा जा सकता है आपको कि ये दे करके प्रश्न में डाल दे आपको हो गया, हमने तो इतना ही पढ़ा है कि लाल रंग के बर्तन है जिस पर काली व सफेद रेखाएं हैं, तो वहां प्रश्न में ये डाल दे, आप प्रश्न में ढूंढोगे, हमने इतना ही पढ़ा। और उत्तर में आपको यहाँ पर 3-4 यानी कि सत्य में पूछ ले कि ये बर्तन पतले व हल्के है, एक में पूछ ले कि ये बारे व मोटे है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो पतले थे बिल्कुल, ये हल्के थे, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। एक रीट में भी, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में कितने 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया हाल ही में पीछे, ठीक है ना। और बात करें खिलौना, बैलगाड़ी व हवन कुंड व बेलनाकार की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोथ की बीमारी का इलाज का क्या प्रमाण माना जाता है। अब बात करते हैं साथियों रातड़ियारी डेरी, राजस्थान में हड़प्पा कालीन बस्ती की बात करें। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की एक शोध टीम को जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के रातड़ियारी डेरी नामक स्थान पर हड़प्पा से संबंधित लगभग 4500 वर्ष प्राचीन बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए, पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये करंट से क्वेश्चन आ जाता है।
ये रीट में प्रश्न पूछा गया था और मैंने यूट्यूब पर इसकी एक क्विज डाल के यानी कि प्रश्न डालकर भी उस एग्जाम से पहले भी ये डाला था। अब और देख लो, कालीबंगा को छोड़ना नहीं है, जो भी आता है फुल डिटेल में है, कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है। कालीबंगा से कम 3 पेज तो भरे ही जाने चाहिए। देखो, कालीबंगा के लोग मुख्यतः सबको दफनाते थे, यानी कि एक बार पढ़ लिया कालीबंगा तो फिर आपको कहीं और ना भटकना पड़े, इसलिए सारी चीजें, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, सब मैटर आ जाता है। मैं सच बता रही हूँ, ये आरएएस लेवल का ही है, ठीक है ना। तो आप छोटी मोटे एग्जाम में तो इन चीजों से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कालीबंगा के लोग मुख्यतः सबको दफनाते थे। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। ये ध्यान रखना भाई, कालीबंगा से क्या नहीं प्राप्त हुई है, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा में मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित मोहर प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखना। मेसोपोटामिया की मिट्टी से मोहरें हैं, वो कहां से, कालीबंगा से, बट मिट्टी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। यहां से कथई रंग के मृदबान, हाथी दांत का कंगा और वृषभ मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहां से साथियों, कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है, कथई रंग के मृदबान, हाथी दांत का कंगा, वृषभ मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और देखो, छेद किए हुए किवाड़, यानी कि किवाड़ में छेद किए हुए, सिंधी क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था और इसका आकार देखो चतुर्भुज के समान होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भी कालीबंगा में मकानों से जब गंदे पानी की निकालने की जो लकड़ी से नालियां बनी थी उनका प्रयोग किया जाता था और इसका आकार पूछ लिया आपको तो चतुर्भुज के समान होता था, ठीक है। कालीबंगा से एक पल्ली का दरवाजा मिला, 2 अनाज गेहूं, 2 एक शॉर्ट में लिखा गेहूं और जौ का, 7 आयताकार हवन कुंड और 4 पशुओं की मूर्ति भी, ठीक है। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, तो जैसे आरएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना डीपली पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, कालीबंगा सभ्यता की बात करें, आपको पूछा जाए, कहीं प्रश्न का कोई भरोसा नहीं, छोटे मोटे एग्जाम में डाल दिया, जैसे लेवल देखते हैं तो कोई भरोसा नहीं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, वर्ष 1961 में ध्यान रखना है, कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर आपको 70 पैसे दिए जा सकते हैं, 80 पैसे तो रट लो, 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा कितने पैसे का, 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कालीबंगा सभ्यता की लिपि की बात करें तो कौन सी है साथियों, सैंधवकालीन लिपि है, बुस्ट्रोफेदन लिपि जिसको बोलते हैं, सैंधवकालीन लिपि इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कौन सी है, सैंधवकालीन लिपि है, बुस्ट्रोफेदन लिपि के समान थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। कालीबंगा के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्य फटाफट देख लो। भद्रकाली से प्राप्त महिषासुर मार्दिनी की प्रतिमा जो कि हनुमानगढ़ साइड से पता है। पल्लू से 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के सफेद संगमरमर से युक्त जैसे सरस्वती की प्रतिमा कलात्मक व अद्वितीय है। बरौर 2000, देखो बरौर यहाँ 2003 में उत्खनन श्री गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती के किनारे स्थित है, ये भी आपको पता होगा इधर से हो तो। प्राक व विकसित हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और मई 2006 में मिट्टी के पात्र में सेल खड़ी के कितने 8000 जो लाजवर्द है ना मन के वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 8 सेल खड़ी के कितने 8000 मन के प्राप्त हुए हैं मई 2006 में मिट्टी के पात्र में, ठीक है ना। ये भी आपको कालीबंगा सभ्यता से ध्यान रखने हैं। लाजवर्द मन के केवल अफगानिस्तान से मिले थे, जो लाजवर्द मन के कहाँ से मिले थे, केवल अफगानिस्तान से। अब एक बार फिर से देख लो आप, यहाँ से कथई रंग के मृदबान, हाथी दांत का कंगा हो गया, वर्ष मूर्ति की प्राप्ति, और यहाँ पर लिपि पूछे तो सैंधवकालीन लिपि हो गई, यानी कि बुस्ट्रोफेदन लिपि, ठीक है ना, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। आपकी आहड़ कालीबंगा सभ्यता हो जाती है साथियों कंप्लीट। अब बात करते हैं साथियों आहड़ सभ्यता। हो सकता है आज मैं इसी क्लास में सारी सभ्यता करवा दूं, बट अभी शुरुआत है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो भी मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ोगे, नोट्स भी बना सकते हो, जो नोट्स जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए वो नोट्स भी बना सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता की बात करें साथियों तो देखो, अभी कालीबंगा सभ्यता क्या ग्रामीण थी, कालीबंगा सभ्यता क्या पढ़ गया है, नगरीय सभ्यता। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लो साथियों, अभी पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता, नगरीय सभ्यता ध्यान रखनी, ठीक है ना। कांस्य युगीन है और नगरीय सभ्यता आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साथियों आहड़ सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। ध्यान रखो, आहड़ क्या है, ग्रामीण है, कालीबंगा नगरीय है। तो भाई आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता है, आहड़ कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और कालीबंगा कैसे, कालीबंगा कैसे कांस्य युगीन, याद रहिएगा, कैसे कालीबंगा कैसे कांस्य युगीन, आहड़ ताम्रयुगीन, ऐसे याद कर लो। तो आहड़ नामक ताम्रयुगीन सभ्यता उदयपुर में ऐसे
उदयपुर, ऐसे आहड़ और ऊ से उदयपुर सेम सेम मिल रहा है, याद रह जाएगा। ये जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनके लिए याद करवाने के लिए, बाकी की तो रटा पड़ा है, ठीक है ना। आहड़, ऐसे आहड़ और ऐसे आयड़, आयड़ या बेड़च, इसको बेड़च बोलते हैं। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, और ये पीटीआई 2015 में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्राचीनतम लगभग कितनी 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता। कौन सी? आहड़। कितनी? लगभग, ध्यान रखना है आपको, 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। फिर देखो स्थानीय नाम की बात करें, ये प्रश्न नॉर्मल सर पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, बट अब आपके ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और मिट्टी का टीला, अभी आपको पता है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल ही वन लाइनर है, इस हिसाब से ऐसे बहुत कम पूछने के चांस है, फिर भी कई बार उसमें से 20% प्रश्न ऐसे रह ही जाते हैं, ठीक है। आहड़ सभ्यता का विकास की बात करें साथियों, तो बनास नदी की घाटी में माना जाता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है, और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर या अगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सीईटी 2023 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2023 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया कि 10वीं शताब्दी में इसे आहड़ को ऐसे आहड़, ऐसे अगाटपुर, अगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है, वर्तमान में धूलकोट, ठीक है। फिर बात करें साथियों, ये चीजें तो हो गई, अब इसके उत्खनन वगैरह पढ़ते हैं जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये पटवार और व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न एक बार और देख लो कि आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती या ताम्रवती नाम दे, कुछ भी दे, पूछा गया है, तो इससे जाना जाता है आहड़ को, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों खोज एवं उत्खनन की। सर्वप्रथम खोज ऐसे आहड़, कितनी चीज ध्यान रखना, ऐसे आहड़ आपको ध्यान रखना है, ऊ से उदयपुर में, ए और ऊ सेम लग रहा है, ऐसे आयड़ नदी, आयड़ या बेड़स ध्यान रख लोगे। दूसरी चीज आपको ऐसे अगाटपुर, ऐसे अगाट दुर्ग नाम ध्यान रखना है। ऐसे ही अक्षकृति व्यास ने इसकी खोज की, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षकृति व्यास ने, याद रह जाएगा किसकी? आहड़ की, 1953 में ध्यान रखना है, ठीक है ना। इससे पहले 52 में अपनों ने क्या पढ़ा है? कालीबंगा का पढ़ा, ठीक है। तो 1953 में आपको आहड़ की ध्यान रखना है। फिर सर्वप्रथम लघु स्तर पर आपको उत्खनन पूछ ले साथियों, तो सर्वप्रथम लघु स्तर पर भी उत्खनन भी अक्षकृति व्यास द्वारा किया गया। बाद का जो उत्खनन है आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ, ध्यान रखना है। इसके बाद 1954 और 56, 1954 से 56 में इसे धूलकोट टिल्ले का उत्खनन व्यापक स्तर पर आरसी अग्रवाल, यानी कि आरसी अग्रवाल का पूरा नाम ध्यान रखना, रतन चंद्र, सॉरी लिखी मैंने रतन चंद्र अग्रवाल लिखना था। रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया, ठीक है। तत्पश्चात आहड़ का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में वीएन मिश्रा और एसडी सांकलिया द्वारा किया गया। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो ऐसे आहड़, ऐसे अक्षकृति व्यास खोज करते हैं कब? 1953 में, ठीक है। लघु स्तर पर पूछे तो भी आपको यही ध्यान रखना है, अक्षकृति व्यास द्वारा। देखो बाद में इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया करते हैं, जो कि आरसी अग्रवाल है, इनका ध्यान रखना है। 1954-56 ईस्वी में धूलकोट टिल्ले का उत्खनन व्यापक स्तर पर आरसी अग्रवाल द्वारा। और फिर इसके बाद में इस आहड़ का उत्खनन ध्यान रखना है आपको वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया द्वारा किया गया 1961 से 62 में। ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीईटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। और एक आपको पूछे कि लेपिस लाजुली का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो इम्पोर्टेंट है लेपिस लाजुली का जो संबंध है आहड़ सभ्यता से, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देख लो ये पेज भी काफी इम्पोर्टेंट है। देखो आहड़ सभ्यता आपको पता है उदयपुर में है, ग्रामीण सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता कौन सी थी अभी पढ़ के हैं बताना। और डॉक्टर सांकलिया ने इसे आहड़िया बनास संस्कृति कहा है, तो आहड़ सभ्यता को आहड़िया बनास संस्कृति कहने वाले डॉक्टर सांकलिया। अब देखो आहड़ सभ्यता में रहन सहन संस्कृति की बात करें साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि एक कहते हैं ना, इसको आप पूरे डीपली से अगर इसको फुल ऐसे पढ़ते हो ना, फिर चीजें आपको पता चलती है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि रहन सहन संस्कृति में बात करते हैं साथियों आहड़ सभ्यता में, तो मकान बनाने में धूप में सुखाई गई
कहाँ, धूप में सुखाई गई ईंटों को और पत्थरों का उपयोग किया जाता। तो आपको ये चीजें पूछी जा सकती है कि मकान बनाने में पहले धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का क्या किया जाता था उपयोग, कौन से में, आहड़ सभ्यता में। आहड़ से नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है, आहड़ से नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है। आहड़ से पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए, कौन सी नहीं हुए, पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए साथियों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आहड़ से रंगाई छपाई के ठप्पे, रंगाई छपाई के ठप्पे, अनाज पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन, तांबे के उपकरण मिले हैं। आहड़ से क्या, देखो धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का उपयोग, खंडित मरण मूर्ति मिली है और इसमें वो नहीं मिले हैं, यानी कि पक्के ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे, अनाज पीसने की चक्की, चित्रित मिट्टी के बर्तन हो गए, तांबे के उपकरण मिले हैं। सिलबट्टे का प्रयोग है ज्वार व गेहूं जैसे अन्न पीसने के उपयोग में पीसने में किया जाता था, ठीक है। और यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ा व आभूषणों के साथ दफनाते थे, कौन से, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे ना, यहाँ के लोग क्या कहते थे, जो भी मृतक थे उनको कपड़े और आभूषण के साथ ही दफनाते थे। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइनें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि आहड़वासी, देखो लाल से मैंने लाल लिखा है, ये रे लाल मृद भांड आ गए, यानी कि मिट्टी के बर्तन मृद पात्रों, ये मृद भांड या मृद पात्र कुछ भी दिया जा सकता है। तो लाल और काले, जो कि सर्वाधिक आपको ध्यान रखने हैं, लाल व काले रंगों के मृत पात्रों का उपयोग करते थे आहड़वासी, ठीक है। लाल काले मैंने बना दिए, याद रह जाएंगे, इसलिए इसे ज्यादा सर्वाधिक लाल काले का करते थे ना, इसलिए इसे लाल काले मृद बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, किसको, आहड़ सभ्यता को, ठीक है ना, आहड़ को। फिर बात करते हैं आहड़ से प्राप्त एक ही मकान से, देखो 4 से 6 चूल्हों का प्राप्त होना, जिस पर एक मानव हथेली की छाप है और जो कि शुद्ध परिवार की व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। देखो आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे, आहड़ क्या थे, ताम्र धातु कर्मी थे, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। तो वैसे याद है, आपको पता है, यहाँ से अनाज रखने के मृदबान, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, कहाँ से, आहड़ से, जिससे स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। और यहाँ लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाना तथा उससे उपकरण बनाना था, और तांबे के औजारों व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तिपाई विधि से परिचित थे। कम से कम 3 पेज आहड़ के भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखो यहां से प्राप्त एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल, आहड़ सभ्यता से क्या, एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण किया गया है। एक मुद्रा पर एक तो त्रिशूल का किया गया, ठीक है, और एक अपोलो देवता का चित्रण किया गया, और इस पर यूनानी भाषा में लेख भी अंकित किया गया है। आहड़ से मिट्टी की बनी टेराकोटा वृषभ आकृतियां प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो आहड़ से मिट्टी की बनी हुई कौन सी आकृतियां, टेराकोटा वृषभ आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। और यहाँ से बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं, यानी कि बिना हत्थे के जल पात्र कहाँ से मिले हैं साथियों, ध्यान रखना है, आहड़ सभ्यता से मिले हैं, ईरानी सभ्यता के समान, ध्यान रखना है। और महासतियों का टिल्ला आहड़ सभ्यता से मिला है, महासतियों का टिल्ला भी कहाँ से, आहड़ सभ्यता से मिला है। आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र भी देख लो साथियों, गिलुन, बालाथल, ओजियाना, ये ध्यान रखना है, ये सब पूछा जा सकता है, पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ ले कि गिलुन, बालाथल, ओजियाना कौन सी सभ्यता के केंद्र है, तो ये आहड़ सभ्यता के है केंद्र, गिलुन, बालाथल, ओजियाना। छत की बातें करें, छत जो आहड़ सभ्यता की है, फर्श की बात करें तो यहाँ पर छत कच्ची और बांस व फूल का यहाँ प्रयोग किया जाता था। और फर्श की बात करें, काली मिट्टी से बनाई जाती थी, काली मिट्टी होती है ना, उससे फर्श बनाया जाता था आहड़ सभ्यता का, ठीक है ना। तो कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं, आहड़ सभ्यता साथियों। दीवारों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे रट लो आप, कि दीवारों को, आहड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं साथियों, ये क्वार्टर्स आपको ध्यान रखना है, जो जिसको चकमक पत्थर बोलते हैं। दीवारों को वो मजबूत बनाते थे ना, मजबूत बनाने के लिए कौन से, किस टुकड़े के चिप्स का प्रयोग करते थे, क्वार्टर्स टुकड़े और चिप्स का प्रयोग करते थे, जिसका जो एक चकमक पत्थर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आहड़वासी कौन से, आहड़वासी, ठीक है ना, आहड़ सभ्यता में आपको ध्यान रखना है। और गिलुंड भगवानपुरा का संबंध भी पूछे तो भी आहड़ सभ्यता से, ये भी पूछा गया प्रश्न है। गिलुंड भगवानपुरा का संबंध भी आहड़ सभ्यता से, गिलुंड बालाथल ओजियाना का भी आहड़ सभ्यता से, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, आहड़ सभ्यता की बात करें
तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो मानना है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनको आप 2-3 बार पढ़ लेते हो ना अच्छे से, क्विज हो जाती है तो फिर याद रह जाती है। ऐसी बात नहीं है, बार बार रिवीजन से याद रहते हैं कि जो पहली बार करें हमें तो याद नहीं रहता ये चीजें, इनको रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं और बार बार क्विज करते हैं, तब याद रह जाते हैं। अपने ग्रुप में क्विज भी करेंगे साथियों, ठीक है ना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन 14 वैज्ञानिक पत्ती के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल है। तो कार्बन 14 वैज्ञानिक पत्ती के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। वह बर्तन व मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन हैं इनके डिजाइन के आधार पर पूछे तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में आहड़वासियों का संबंध ईरान से था। ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, आहड़ के उत्खनन के दौरान 8 स्तर मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आहड़ के उत्खनन के दौरान कितने स्तर मिले हैं? 17 आपको ध्यान रखने, 8 स्तर मिले हैं। चरणों में पूछे तो ये 3 चरणों में बांटा गया, स्तर 8 है जिन्हें पुरातात्विक सामग्री के आधार पर साथियों 3 चरणों में बांटा गया है। देखो, स्फटिक पत्थरों के प्रयोग पर औजार व उपकरण के आधार पर, स्फटिक पत्थरों के प्रयोग पर क्या, औजार व उपकरण के आधार पर, ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर, मृद भांड संबंधित सामग्री भवन मिट्टी व काले मुलायम पत्थर के आधार पर बांटा गया। ये आपको तीनों के तीनों स्तर ध्यान रखने हैं, आपको चरण ध्यान रखने। स्तर 8 होते हैं और चरण इनके 3, एक तो स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर, ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर, मृद भांड संबंधित सामग्री भवन मिट्टी व काले मुलायम पत्थर के आधार पर। जो पीसीआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। बस ये पेज मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें लगती है जैसे मैं डालूंगी ना भाई, जैसे आहड़ सभ्यता करवा दी तो सारी ये सभ्यताएं होगी। तो जैसे आहड़ है इम्पोर्टेंट है ना, उनकी जैसे कि एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो गई, 1-2 बुक्स की और हो गई, वो पेज मैं कटिंग करके और वहां पर डाल दूंगी। जैसे पेज खाली है तो आप अपने नोट्स निकालते हो तो आप इन नोट्स में भी चीज ऐड कर सकते हो कि मैम से कोई छूट गया, यानी कि मेरे से कोई छूट गया आपको लगता है तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आहड़ की बात करें, यहाँ से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं, 8 से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली है। तौल के बाट व माप मिलना यहाँ वाणिज्य व्यापार के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। उत्खनन में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आहड़ की बात कर रहे हैं साथियों अपने, किसकी, आहड़ की बात कर रहे हैं, आहड़ सभ्यता की। तो उत्खनन में लेपिस लाजुली का मिलना एक बाह्य संपर्क, यानी कि संपर्क था साथ, तो बाह्य संपर्कों का संकेत है ये लेपिस लाजुली का मिलना। जो कि ये लेपिस लाजुली की बात करें साथियों तो लाजवर्दीय नीले रंग का, यानी कि ब्लू कलर का क्या था, एक बहुमूल्य पत्थर था जो अफगानिस्तान में मिलता था। तो लेपिस लाजुली का मिलना क्या है, बाह्य संपर्कों का संकेत है, जो कहाँ मिलता था, अफगानिस्तान में मिलता था। और कौन से कलर का है ये, ब्लू कलर का। ठीक है ना, ब्लू कलर का ये क्या है, ब्लू कलर का क्या है, ये बहुमूल्य पत्थर है। ठीक है ना, आप ये ध्यान रख सकते हो। अब मैं बलाथल थोड़ा फटाफट करवा देती हूँ। ठीक है, बलाथल उदयपुर में ध्यान रखना है, ये है ताम्रयुगीन। कौन सी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। व्याख्याता 2016 में पूछा गया कि बालाथल क्या कांस्य युगीन है, कैसे कांस्य युगीन, कैसे कालीबंगा, ध्यान रखना है। बालाथल ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में ध्यान रखना है आपको, बालाथल गांव के पास बेड़च नदी। अब आपको नदी पूछे तो कौन सी नदी साथियों, बै से बालाथल और बै से बेड़च नदी के किनारे। एक टीले के उत्खनन से ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो। ये पूरी की पूरी लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, CET 2024 में भी ये पूछा गया, वन रक्षक 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया, इसके अलावा 2nd ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया है और व्याख्याता 2016 में। बालाथल उदयपुर में ताम्र पाषाणकालीन बेड़च नदी ध्यान रखना है और उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव की बेड़च नदी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों खोज सभ्यता की। खोज, बालाथल सभ्यता की खोज की बात करें तो बै से बालाथल, बै की जगह आपको वै लगाना है। वै से VN मिश्र द्वारा की गई 1962-63 में। बालाथल की VN मिश्र ने 1962-63 में। ठीक है ना, और साथियों बात करें इसकी खोज की, ध्यान रखना है खोज 1962-63 में डॉक्टर VN मिश्र। उत्खनन की बात करें साथियों तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अपने बालाथल की। किसकी बात कर रहे हैं, बालाथल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बालाथल की उत्खनन की बात करें तो डॉक्टर VN मिश्र ध्यान रखना है, VS सिंधे ध्यान रखना है, RK मोहते ध्यान रखना है, डॉक्टर देव कोठारी ध्यान रखना है। साथ में आप
और भी ध्यान रख सकते हो, अगर पूछ ले तो डॉक्टर ललित पांडे भी ध्यान रख लेना। आदि ने वर्ष 1993 में इस सभ्यता का उत्खनन किया। CET 2024 में ये देख लो प्रश्न पूछ लिया गया। तो बालाथल आपको ध्यान रखना है, खोज 1962-63 में VN मिश्र। इसके साथ में उत्खनन की बात करें 1993 में इस सभ्यता के उत्खनन की बात करें BN मिश्र, BS सिंधे, RK मोहते, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे द्वारा। ठीक है, बालाथल में उत्खनन से एक 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बालाथल से कितने 11 कमरों के बड़े एक भवन के अवशेष मिले हैं, और एक दुर्ग जैसी इमारत के अवशेष मिले हैं, बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं, बालाथल से वस्त्र का टुकड़ा, योगी मुद्रा में शिवाधान के प्रमाण मिले, लोह गलाने की 5 भट्टियां व नलकूप के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। फिर बात करते हैं साथियों, और देख लो, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019 अधिकार 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा, कि यहाँ से तांबे के बने आभूषण व बेल तथा कुत्ते की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई। कहाँ से, बालाथल से। देखो, तांबे के बने आभूषण और बेल और कुत्ते की मृण मूर्तियां प्राप्त है बालाथल से। नेक्स्ट है, बालाथल के उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली है। मैं पानी पी आती हूँ साथियों, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कुष्ठ रोग वाला आपको पढ़ना है। देखो, बालाथल की बात करें, यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। बालाथल से कितना, 4000 साल पुराना भाई कंकाल मिला है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन माना जाता है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें पूछी जा सकती है कि 4000 वर्ष पुराना कंकाल कौन सी सभ्यता से मिला है, तो बालाथल सभ्यता से मिला है, और जिसको भारत में किस कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन माना जाता है। और यहाँ के लोग बर्तन बनाने और कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते थे, कौन से, बालाथल सभ्यता के। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार तांबे के बने हुए हैं। बालाथल संस्कृति आहड़ सभ्यता के पश्चावर्ती काल की संस्कृति थी। यह आहड़ संस्कृति के स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों गिलुंड सभ्यता। देखो, बालाथल सभ्यता से भी काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कालीबंगा सभ्यता से भी पूछे जाते हैं, गिलुंड सभ्यता से पूछे गए बट बहुत कम पूछे गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से अब ज्यादा पढ़ना है। जहाँ देखो पूछे जाते हैं वहां से भी पढ़ना है, क्योंकि पूछे जाने वाले भी बार बार पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर ये सोचता है कि भाई इन्होंने रट रखा है, अभी गिलुंड सभ्यता यहाँ से बहुत कम पूछी गई, तो वो आपको वो भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लो। गिलुंड सभ्यता सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी, कहाँ, राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में। ये भी क्या है साथियों, ताम्रयुगीन सभ्यता। देखो मैंने यहाँ लिख रखी है जो सभ्यता है उनके आगे लिख रखी है कौन कौन सी सभ्यता है, और एक शॉर्ट में भी आपको डाल दूंगी ग्रुप में, सभी टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगी, ये तो कोई आप पढ़ लेना। ठीक है, गिलुंड सभ्यता की बात करें साथियों, ये ताम्रयुगीन सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी पे है। अब ऐसे आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है भाई, मैं तो कहीं बनास नदी वाला 1000 बार प्रश्न बन गया होगा, कितनी बार बन गया होगा प्रश्न। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में 200-300 बार पूछ लिया होगा। ठीक है, गिलुंड सभ्यता की साथियों बात करें तो आपको ऐसे ध्यान रखना, गिलुंड में आ रहा है गिल्ला 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 आ रहा है। और जब छोटे बच्चे होते हैं भाई, कपड़े गिल्ले कर देते हैं, हो जाते हैं, तो सारा कुछ नाश को नहीं कर दिया क्या, नाश है ना, पीछे आ रहा है बनास में नाश, कभी भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम में याद रहेगा। गिलुंड से गिल्ला गिल्ला है और नाश कर दिया सब कुछ, नाश से बनास नदी याद रह जाएगी, कौन सी नदी में। ये बहुत बार पूछा जाता है, गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी किनारे, तो फिर क्या पता, क्या भरोसा, फिर से पूछ ले। जहाँ इंपॉर्टेंट स्टार लगाती हूँ थोड़ा सा देख लिया करो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही है, कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। तो ये कौन सी सभ्यता है, पहले तो ध्यान रखो, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन से जिले में है, राजसमंद जिले में है, बनास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, JNA में प्रयोगशाला सहायक में देखो पूछेंगे प्रश्न है। इसका समय की बात करें साथियों तो 1900-1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया गिलुंड सभ्यता का। अन्य नाम देखो इसे, अब बनास नदी के याद रहेगा तो बनास संस्कृति नाम ध्यान रखिए, गिलुंड सभ्यता का बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पूछूंगी मैं आपको, ग्रुप में प्रश्न करवाऊंगी, देखती हूँ याद रहता है क्या आज की क्लासे कितनी। यह आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता है। तो गिलुंड सभ्यता कौन सी, आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता है। अब देखो, मोडिया मगरी नामक टिल्ले का संबंध गिलुंड सभ्यता से, ये भी ध्यान रखना आपको कि पूछ ले, मोडिया मगरी है इस नामक टिल्ले का संबंध कौन सी सभ्यता से, तो गिलुंड सभ्यता से। उत्खनन की बात के साथियों गिलुंड की प्रथम चरण में तो देखो बीबी लाल के निर्देशन में, पूरा नाम ब्रजवासी लाल, बीबी लाल ब्रजवासी लाल के निर्देशन में प्रथम चरण में 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में, द्वितीय चरण में 1998 से 2003 में डॉक्टर VS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे याद करोगे, गिलुंड का मैंने बनास नदी याद करवा दिया, गिल्ला गिल्ला नाश कर दिया बनास।
गया से गिलुंड और गया से ग्रेगरी पोशर। एक तो ग्रेगरी पोशर ध्यान रखना, डॉक्टर वी.एस. सिंधे, सिंधे ग्रेगरी भाई, सिंधे ग्रेगरी याद रख लोगे। तो द्वितीय चरण में उत्खनन आपको ध्यान रखना है सिंधे ग्रेगरी पोशर, इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है 1998 2003 में। इसके साथ में प्रथम चरण में करवाने वाले बीबी लाल, तो बीबी लाल, शिंदे और ग्रेगरी तीनों याद रह जाएंगे। ठीक है भाई, याद रह जाएंगे मुझे लगता है। और देखो यहाँ पर आहड़ सभ्यता का प्रसार था, गिलुंड सभ्यता में क्या था, आहड़ सभ्यता का प्रसार था। या इस समय के मृदबाण जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी पशु आकृतियां आदि के चित्र मिले हैं। तो मृदबाण मिट्टी की पशु आकृतियों के आदि के चित्र मिले हैं, इन पर ज्यामितीय तथा प्राकृतिक चित्रांकन भी मिले। अब इससे प्रश्न लगता है कि आ नहीं सकते, पर इनको अच्छे से पढ़ना है, कोई भरोसा नहीं, इससे प्रश्न ज्यादा आपको पूछे जा सकते हैं। तो ज्यामितीय तथा प्राकृतिक चित्रांकन भी कहाँ से मिले हैं, गिलुंड सभ्यता से। यह ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यह भी आपके वेटनरी में 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप देख लो ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, साक्ष्य की बात करें साथियों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिलुंड सभ्यता में बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों के यानी कि आग में पकाई हुई जो पक्की ईंटें उनका प्रयोग गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। मृदबाण मिट्टी के बर्तन की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गिलुंड सभ्यता से कितने 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो, वैसे मैंने लगा रखा है। देखो यहाँ से जो गिलुंड सभ्यता है राजमंद, यहाँ से 5 प्रकार के बर्तन मिले। काले, एक तो सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदबाण, ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले चित्रित मृदबाण। फिर बात करते हैं यहाँ पर उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। खिलौने के, मिट्टी के खिलौने के, हाथी, कुत्ता, ऊंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। और पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, ये सब मिले हैं। गिलुंड सभ्यता देखो ग्रामीण संस्कृति थी। गिलुंड सभ्यता क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी तथा बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है और इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। जेनी 2022 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो गिलुंड सभ्यता से साथियों आपके हो गए एक पेज में। अब करते हैं बेराट सभ्यता। साथियों क्लासें आपकी रहेगी रेगुलर, मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली हूँ। हो सकता है कोई भी, जैसे अभी टॉपिक इसके बाद में मैं तैयार करूँगी तो मेरे को 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर आपकी क्लासेस रहेगी, आप साथ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट ही करवाऊंगी, फिर बाद में हिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद में देखते हैं कौन से सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप बीच में कहीं और से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखो, अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लो। अब बात करते हैं बेराट, कोटपुतली बैरोड में। जो बेराट सभ्यता कहाँ से आती है, कोटपुतली बैरोड में। ये लोहयुगीन सभ्यता है। ये सब आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी सभ्यता कहाँ से युगीन है, कौन सी लोहयुगीन है, ताम्रयुगीन है, ये आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं एक शॉर्ट में आपको डाल दूंगी। बेराट सभ्यता की बात करें साथियों, कोटपुतली बैरोड जिले के बाणगंगा, बै से बेराट और बै से बाणगंगा याद रह जाएगा। राजस्थान पुलिस 2020 में प्रश्न पूछा गया है। एक लोहयुगीन सभ्यता है। ठीक है ना, 3 चीजें ध्यान रखने, विराट से लोहयुगीन सभ्यता है, बाणगंगा नदी के किनारे कौन से जिले में, कोटपुतली बैरोड में। 3 चीजें ध्यान रखनी है। और स्थल की बात करें, प्राचीन मत्स्य जनपद है। इसका प्राचीन नाम पूछे तो विराटनगर था। महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन काल में EORO 2023 में देखो ये ऐसा प्रश्न पूछा गया। विराट की बात करें तो महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। फिर बात करते हैं उत्खनन कार्य की साथियों, दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1936-37 में उत्खनन किया गया। उत्खनन कार्य है वो बेराट सभ्यता का, दयाराम साहनी, ध्यान रखना, दयाराम साहनी द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन 1936-37 में किया गया। PTI 2nd ग्रेड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। फिर बात करते हैं साथियों नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी 1936-37 ध्यान रख लोगे, बेराट सभ्यता का उत्खनन। नीलरतन बनर्जी कैलाश चंद्र दीक्षित द्वारा 1962-63 में ध्यान रखना है। नीलरतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित द्वारा 1962-63 में किया गया। स्कूल वाक़ा था 2024 में प्रश्न पूछ लिया गया। कैप्टन बर्ट ने 1837 में यहाँ से मौर्य स्मार्ट अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की। फिर बात करते हैं वर्तमान में शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है, ये भी ध्यान रख लेना। इस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। बाम्बरू शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म संघ अंकित है। ठीक है, और यहाँ की बीजक जितनी भी डूंगरी है ना, ये आपको ध्यान रखनी है बेराट सभ्यता से। ठीक है ना, बेराट कोटपुतली बैरोड ध्यान रखना है आपको। यहाँ की बीजक डूंगरी हो गई, भीम डूंगरी हो गई, महादेव जी की डूंगरी, पुरास्थल, ये सब के सब बेराट सभ्यता से ध्यान है। और यहाँ से मौर्यकालीन तथा उसके बाद के समय के अवशेष भी मिले हैं। और कार्लाइल को 1871 ईस्वी में भीम पहाड़ी
से अशोक का एक अन्य शिलालेख प्राप्त हुआ है, इसे रूपनाथ। सासाराम बिहार, तो इसे रूपनाथ स्थित शिलालेख का विराट का संस्करण माना जाता है। मुख्य अवशेष की बात करें साथियों, देखो पटवार में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2011-14 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, विराट सभ्यता की। साथियों किसकी बात कर रहे हैं, विराट सभ्यता की। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष विराट से, कहाँ कौन से, प्राग ऐतिहासिक काल के विराट से। हड़प्पा और मौर्य काल के अवशेष भी विराट सभ्यता से। एक गोल मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विराट से एक गोल मंदिर, एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष भी विराट सभ्यता से मिले हैं। मध्यकालीन महाभारत काल के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, विराट सभ्यता से मिले हैं। क्या होता है कई बार ना नहीं पूछे भी जाते, भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे आप फुल डिटेल से पढ़ते हो ना, तो जो थ्योरी पढ़ते हो पूरी, वहाँ से प्रश्न जैसे अभी जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपको पता लगता है। और बाकी कुछ प्रश्न देखो ऐसे में जो पूछे हुए आपको लगता है, मैं साथ में लिख देती हूँ ना, ये प्रश्न आप पूछा गया या पूछा गया, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पूछे हुए प्रश्न भी किस हिसाब से पूछे गए हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। अभी सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया था ना, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न अभी पूछा गया था, जो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था इसका, ठीक है ना, जो पुराने नोट्स में करवा रखा। पुराने नोट्स जो पुराने मैंने क्लासेस डाल रखी है वो भी बहुत शानदार तरीके से साथियों, वहाँ से भी ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही शॉर्ट में है, वो भी बहुत अच्छे से है। कोई पहले भी देखना चाहो तो वो देख सकते हो, उसके बाद में क्लासेस भी देख सकते हो। विराट कोटपुतली बैरोड में ध्यान रख लोगे। यहाँ से देखो सूती वस्त्र कपड़े, क्या सूती वस्त्र कपड़ों में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र कपड़ों में कितनी 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिन्हें 8 पंचमारक चांदी की, देखो बेराठ, राठ आ रहा है पीछे, राठ ठाठ आठ, 8 बेराठ ठाठ 8, राठ 8 याद रख लोगे, 8 पंचमारक चांदी की। बेराठ 8 8 28 इक्को ग्रीक, हिंदी यूनानी तथा यूनानी शासकों की, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 8 पंचमारक चांदी की और 28 इक्को ग्रीक हिंदी यूनानी की शासकों की प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना। मुद्राएं 36 मुद्राएं यहाँ से सूती वस्त्र कपड़ों में प्राप्त हुई है। इनमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनांडर की, ये ध्यान रखना, 16 मुद्राएं वो यूनानी शासक मिनांडर की, सीटी 2023 में पूछा गया, ठीक है। उत्तर भारतीय चमकीले मृद बाण वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल विराट है। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मत के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। विराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता वाला था। यहाँ भवन के निर्माण की मिट्टी की बनाई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यहाँ से सुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों आज मैं सोच रही हूँ इसी क्लास में सारे कंप्लीट करवा दूँ सभ्यता, ताकि आपके 2 क्लास में हो जाए। थोड़ी लंबी बन जाए तो बता देना कि इतनी लंबी मत करवाया करो मैम, छोटी छोटी 30 मिनट की करवा दिया करो। विराट सभ्यता से बात करो, यहाँ के लोग लोह धातु से परिचित थे, या उत्खनन के लोग के तीर भाले प्राप्त हुए हैं। और हेनशांग ने 634 ईस्वी में विराट नगर की यात्रा की थी तथा यहाँ से बौद्धों के मठ की संख्या वो 8 बताई थी। और विराट के लिए पिलोयो तोलो शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और यहाँ से मुगल काल में टकसाल होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मुगल काल में डाले गए सिक्कों पर विराट अंकित मिलता है। आपके RS प्री के लिए भी ये क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है ना। जिनके भी हिस्ट्री है, सभ्यताएं, वो सब देख सकते हो, ठीक। फिर देखो विराट सभ्यता कोटपुतली बैरोड में बता दिया। अब ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया कि विराट से 1990 ईस्वी में गणेश बीजक भीम डूमगिरी से चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई है। फिर ये सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया कि बाम्रू शिलालेख अशोक की बुद्ध एवं बौद्ध धर्म में आस्था का अभिलेख्य स्त्रोत है। बाम्रू शिलालेख पत्थर के पहियों पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ये प्रयोगशाला 2022 में। और विराट में लोहयुगीन मृद बाण की बात करें तो ये उत्तरी काले चमकदार मृद बाण परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह विराट मिले हैं, ये भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। इतिहासकार महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक तोरावाटी का इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान विराट बताया है, परंतु बौद्ध ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख सकते हो। ये तो आपको पता है कि इनकी जो रिपोर्ट है आर्कोलॉजी नाम से ये भी प्रकाशित की है, आप देख लेना। बाकी यहाँ से ये भी देख लो थोड़े से कि 250 से जो शैल चित्र है यहाँ से प्राप्त होने के प्राचीन की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपकी इनमें से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब रहती है रेड टोंक,
ठीक है। रेड टोंक की बात करें साथियों, तो रेड टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। यह एक लोहा युगीन सभ्यता, यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर उत्खनन कार्य की बात करें साथियों, तो देखो रेड टोंक पहले तो आपको ध्यान रखना है, रेड टोंक, टोंक में कुटोन जिला ध्यान रखना है। फिर आपको तहसील निवाई तहसील और नदी कौन सी, ढील नदी, ये पूछा गया है इंपॉर्टेंट, ढील नदी, टोंक रेड ढील नदी याद रख लेना। ये भी एक लोहा युगीन सभ्यता है और यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और उत्खनन कार्य की बात करें दयाराम साहनी के नेतृत्व में वर्ष 1938 से 1939 में डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा 1938-40 के मध्य करवाया गया। ठीक है, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1938-39 और डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा 1938-40 के मध्य करवाया गया। रेड में उत्खनन में लगभग, देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। रेड में उत्खनन में लगभग 3075 आहत मुद्राएं, कितनी, ना कि 2000 है ना 3000, 3075 आहत मुद्राएं हैं तथा 300 मानव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से यूनानी शासक अपोलोडोट्स, यहाँ से कौन से यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है साथियों, कहाँ से, रेड टोंक से, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रेड में उत्खनन से हल्के गुलाबी रंग की मिट्टी का बना एक संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान प्राप्त हुआ है। रेड से मृतके की बनी हुई यक्षिणी की प्रतिमा से प्राप्त हुई है, जो एक संभवतः शुंग काल की मानी जाती है। रेड टोंक की बात करें, यहाँ के निवासी मोटा व बारीक कपड़ा, अब ये ध्यान रखना है, मोटा व बारीक कपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के निवासी मोटा व बारीक कपड़ा बनाने में सिद्ध हस्त थे, कहाँ के, रेड टोंक के। यहाँ से मालव जनपद की मुद्राएं व लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। यहाँ से मातृ देवी की एक मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यह धातु केंद्र था, क्या था, एक धातु केंद्र था रेड टोंक। यहाँ पर औद्योगिक कार्य निर्यात हेतु उपकरण एक औजार बनाए जाते थे। यहाँ से लोहा गलाने के कई प्रमाण मिले हैं। थोड़ा फटाफट करवा देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़े ही बचे, 3-4 पेज आपके हो जाती है कंप्लीट। रेड के मृद भांडों में, ये इंपॉर्टेंट है, रेड है जो टोंक में, रेड टोंक के मृद भांडों में गोल रिंग वेल से एक दूसरे पर लगा दिए जाते थे। और रेड से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ से जस्ते को साफ करने के भी प्रमाण मिले हैं, कहाँ से, रेड टोंक से। क्या मिले हैं साथियों, जस्ते को साफ करने के प्रमाण मिले हैं। नो है भरतपुर में, नो कहाँ, भरतपुर में। यह स्थल रूपारेल नदी, थोड़ा ये ध्यान रखना, रूपारेल नदी इतना ध्यान रख लेना। और इसकी जो उत्खनन की बात करें साथियों, तो 1963 से 67 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया। तो आरसी अग्रवाल, ठीक है ना, आरसी अग्रवाल आप उत्खनन ध्यान रख लेना। और यहाँ से चक्रकूपों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से उत्खनन में विशालकाय शुंगकालीन यक्ष प्रतिमा जो जाख बाबा की है, तथा मौर्यकालीन पॉलिश युक्त चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले। अब ऐसी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से उत्खनन में विशालकाय शुंगकालीन यक्ष प्रतिमा जाख बाबा की और मौर्यकालीन पॉलिश युक्त चुनार के क्या, चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए नौ भरतपुर से। और यहाँ से प्राप्त एक पात्र ब्राह्मण लिपि के लेख अंकित हुए। यह लोहयुगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से प्राप्त भांड काले तथा लाल है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन सा, कपिश वर्णी मृद भांडों का भंडार मिला है। तो ये है रेड टोंक से, नोह भरतपुर से, भरतपुर से कपिश वर्णी मृद भांडों का भंडार मिला है। और बीनमाल जालोर है, प्राचीन नाम श्रीमाल था। बीनमाल जालोर की बात करें, इसका प्राचीन नाम देख लो। 1953-54 में उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल, भीनमाल जालोर में उत्खनन कार्य की रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। यहाँ के मृद भांडों पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता था। ये भी अब इसी चीजें ना याद करनी चाहिए कि यहाँ के मृद भांडों पर किस विदेशी प्रभाव दिखाई दे, ऐसी चीजें आप ना इग्नोर कर देते हो। अब ऐसे प्रश्न आपको देखने चाहिए जो लगते हैं ना यहाँ ऐसे क्या पूछे जाएंगे, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेनी चाहिए। तो यहाँ जो लोहा भरतपुर है, एक तो ध्यान रखना लोहयुगीन सभ्यता है। और यहाँ से मृद भांडों पर कौन से प्रभाव दिखाई देता था, विदेशी प्रभाव। यहाँ की खुदाई से शंख क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए। बीनमाल से यूनानी दुहती, सुराही, रोमन एम्फोरा, सुराह पात्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से ईशा की प्रथम शताब्दी एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। बीनमाल को संस्कृत विद्वान महाकवि माघ एवं गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान माना जाता है। चीन यात्री हेनशांग ने भी बीनमाल की यात्रा की थी और इसमें बीनमाल के लिए पिलो मोलो शब्द का प्रयोग किया गया। मेरी फ़ोन की बैटरी भी अभी लो बिल्कुल हो गई है, तो मैं फटाफट करवा देती हूँ, बीच में कभी फ़ोन ऑफ हो सकता है। देखो, वैदिक सभ्यता के अवशेष राजस्थान के अनूपगढ़, सिरे गंगानगर, तरखाना वाला डेरा तथा चक 64 से प्राप्त हुई। ये फैक्ट है, ये आपको पढ़ने है, इंपॉर्टेंट है। और महाभारत काल के अनुसार राजस्थान में जांगल प्रदेश, बीकानेर कौरव पांडवों की राज्याधीन था। और पांडवों ने अपने अज्ञातवास 1 वर्ष मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया।
अब देखो ये करंट से संबंधित भी आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। झुंझुनू बांजियाला से मिले, देखो 4,500 साल पुरानी। कहाँ से? झुंझुनू बांजियाला से 4,500 पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले। और बांजियाला में पहली बार बस्ती के भीतर संरचनाओं के साक्ष्य मिले। ये भी ध्यान रखना है, बांजियाला में पहली बार बस्ती के भीतर क्या मिले हैं? संरचनाओं के साक्ष्य, जहाँ स्पष्ट कुटी यानी कि झोंपड़ी की रूपरेखा और उससे जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म सामने आया। ये भी आपको ध्यान रखना है। खोज प्राचीन घरेलू वास्तुकला और बसंती संगठन की नई समझ देती है। सभ्यता का काल है वो लगभग 4,500 साल पुरानी सभ्यता माना गया है। और बीसी की बात करें तो आप ध्यान रखते हो लगभग 2500 और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। और फिर बात करते हैं मेगा, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी करंट से है वो आपको ध्यान रखना है। एक पेज और लिखा है मैंने लास्ट में। मेगा गांव के जीवाश्म की बात करें तो जैसलमेर में, ठीक है ना। और हाल ही में जैसलमेर के मेगा गांव में जुरासिक काल से भी पहले जीवाश्म खोजे गए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जीवाश्म जिस प्रजाति के हैं वो वर्तमान में 20 करोड़ वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुकी है। और इस जीवाश्म की खोज है वो जयनारायण, ये भी आपको ध्यान रखना है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएस परिहार की टीम ने की, ठीक है ना। कौन सी? वीएस परिहार की टीम ने की। खोजा गया है जीवाश्म 20 करोड़ वर्ष पुराना फाइटोसोर्स है, जो कि आकार और बनावट में मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है। ये भी देख लेना। यह जीव पानी के आसपास रहता है और इससे पहले भी जैसलमेर में डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं। यहाँ अंकल व भैया गांव में डायनासोर के क्या अवशेष मिल चुके हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़े से और करंट के ये करवा देती हूँ, एक पेज और, इतने ही पेज है ये। देखो, सिंधु कला के प्राचीन शिलालेख की खोज जैसलमेर में। फलोदी के इतिहास से जुड़ा सिंधु काल, कहाँ से किससे जुड़ा? फलोदी के इतिहास से जुड़ा सिंधु काल एक प्राचीन शिलालेख है। जैसलमेर जिले के कौन सा? आशनीकोट गांव के अवशेषों में मिला है। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर जिले के आशनीकोट गांव के अवशेषों में मिला है। ये शिलालेख देवीकोट गांव के पास आशापुरी देव ओरण में स्थित गोवर्धन स्तंभ पर स्थापित है। और शिलालेख पर अंकित तिथि माघ सुदी पंचमी, विक्रम संवत तो 1501 और ईस्वी में 1444 से 45 ईस्वी है। और विवरण में देखें तो इसमें सिद्ध कला उनके पिता हरपाल और 2 पुत्र साथियों जेणा और खेता, इनके नाम उत्कीर्ण है। ये भी ध्यान रखना, सिद्ध कला में किनके? इनके पिता हरपाल और 2 पुत्र है जेणा खेता के नाम उत्कीर्ण है। अगर आपको यहाँ से कोई पूछ ले डीपली। यह शिलालेख अब तक सिद्ध कला से संबंधित प्राप्त सबसे प्रमाणिक पुरातात्विक स्थल है। और इस शिलालेख से यह प्रमाणिक होता है कि सिद्ध कला से आशनीकोट से पलायन कर देवी लटियाल से फलोदी नगर की स्थापना की है। फिर देखो, इतिहासकारों के अनुसार विक्रम संवत 1515 ईस्वी में कला ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ 140 बैलगाड़ियों पर पलायन किया। एक बहस गांव जो कि डीग में, ये ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई में लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये 2 पेज और पढ़ लो। देखो, राजस्थान में आर्य संस्कृति के प्रसार देखो आप, ये सभ्यता जनपद है, इनको थोड़ा देख लो। समय काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद या लगभग 1800 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। और इस सभ्यता को जानने के मुख्य 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वैदिक सभ्यता के अवशेष राजस्थान के अनूपगढ़ तरखाना वाला डेरा चक 64 से प्राप्त हुए। दोबारा लाइन लिख दी मैंने। महाकाव्य काल में राजस्थान में बात करें तो रामायण का उल्लेख, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। पुरानी कथा की बात करें तो रामायण के अनुसार जब राम रावण युद्ध के समय दक्षिण सागर सेतु बनाने का मार्ग नहीं दिया तब भगवान ने राम ने अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। और मरुस्थल की उत्पत्ति, पौराणिक मान्यता है कि इसी अस्त्र के कारण यह समुद्र के नाम पर मरुस्थल हो गया, ठीक है ना। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मरुस्थल की उत्पत्ति है ना साथी, वो पौराणिक मान्यता है कि इसी अस्त्र के कारण यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। और महाभारत काल में राजस्थान, जांगल प्रदेश, बीकानेर, जो कि महाभारत के अनुसार यह क्षेत्र कौरव पांडव के राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य की बात करें, राज्य कौरव पांडवों के मित्र उनके अधीन एक राज्य था। पांडवों का अज्ञातवंश की बात करें तो पांडवों ने अपने अज्ञातवंश 1 वर्ष मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में वेश बदल कर बिताया था। महाभारत युद्ध देखो, ये जितनी भी विरचना ना, ये आप थोड़ा सा इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, भैया आपको पता चल जाता है। तो ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको। राजा विराट पांडवों की ओर से लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इतिहास का अंधकारम काल, ये अब पूछा जा सकता है, थोड़ा सा देख लेना कि विराट का जो अंधकारम काल है महाभारत युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के समय तथा राजस्थान का इतिहास स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस काल के पुरातात्विक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के बारे में भी अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। मत्स्य जनपद की बात करें प्राचीनता के प्रमाण की, तो आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति सर्वप्रथम ऋग्वेद वो ऋग्वेद में मिलता है। और इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण और कोशित की उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है, ये भी थोड़ा सा देख लेना।
तो शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का ये लाइन थोड़ी आप देख सकते हो। इसका विस्तार है वो दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों, ये थोड़ा देख लेना कि इसका विस्तार है चंबल की पहाड़ियों, दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तथा उसके पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जांगलों तक था। और इसमें आधुनिक कोटपुतली बैरोड, ये थोड़े से ये भी आप देख लो कि कौन कौन शामिल थे, कि इसमें आधुनिक कोटपुतली बैरोड, खेरथल, तिजारा, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग है शामिल थे। राजधानी की बात करें, मत्स्य जनपद के शासक विराट ने जयपुर में 85 किलोमीटर दूर विराट बसा करके अपनी राजधानी बनाया। और जनपदों का उदय है, ये थोड़े से आप इनको देख लो, चाहे आप मत पढ़ो, ये थोड़े देख लो कि विदेशी आक्रमण के प्रभाव देख लो कि 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से मालवा, योध्या व सीवी किवी, अर्जुनायन जैसे कबीले राजस्थान में आकर के बस गए। तो ये थोड़ी सी आप ऐसे देखना है कि विदेशी आक्रमण का प्रभाव पड़ना है आपको, कि 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय की बात हो रही है। पूछा जा सकता है कि इसके तो सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में एक तो मालव, योध्या और सीवी किवी और अर्जुनायन जैसे कबीले हैं वो राजस्थान में आकर के बस गए। ये आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, और इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फटाफट लास्ट में तो भाई मैंने फटाफट करवाया है, आपको लास्ट वाला नहीं समझ लगा है तो आप नोट से पढ़ लेना, क्योंकि अभी 4% रही है बैटरी इसकी।